एपिसोड की शुरुआत में क्षु यान न्यूज में मिस्टर शेन के साथ अपने असली पिता कियाओ जियनबिन को देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर शेन उससे कहते हैं कि वे वहां एक नए रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए गए थे और अब वो जगह पूरी तरह बदल चुकी है। क्षु यान कहती है कि वो उसका होम टाउन है, लेकिन वो बहुत समय से वहां नहीं गई है। अगले सीन में हम क्षु यान के असली माता पिता को देखते हैं, जिनका एक हेयर सैलून होता है। वहां एक लेडी अपने बाल बनवा रही होती है। वो कहती है कि अब कियाओ उनके टाउन में बहुत फेमस हो गए हैं क्योंकि उनका नाम न्यूज में आया है। मिस्टर कियाओ कहते हैं कि टाउन की सारी दुकानों में से सिर्फ उन्हें ही इंटरव्यू के लिए चुना गया था। वही लेडी आगे कहती है कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उनकी छोटी बेटी भी शहर में नौकरी करती है। लेकिन मिस्टर कियाओ कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आती। उनकी बड़ी बेटी उनके साथ रहती है और उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। उसका फियोंसे बैंक में जॉब करता है। इसके बाद हम क्षु यान की बहन लिन को देखते हैं, जो एक शॉप पर जॉब कर रही होती है। वहाँ एक आदमी उसे बार बार परेशान करता है। लिन उसे इग्नोर करती है, लेकिन वो छूने की कोशिश करता है। गुस्से में लिन उसे जोर से किक कर देती है। तभी उस आदमी की गर्लफ्रेंड वहां आती है और लिन को मारने लगती है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। इसके बाद लिन और उसका बॉयफ्रेंड ताओ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। लिन उसे समझाने लगती है, लेकिन ताओ उसे साथ में घर चलने को कहता है। दोनों ताओ के घर पहुंचते हैं, जहां शादी की प्लानिंग हो रही होती है। ताओ अपने पिता को सारे प्लान्स बताता है। लिन को इन सब का कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि ताओ ने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया था। ताओ की माँ लिन को ताने मारने लगती है, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी वजह से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और हर वक्त लड़ाई करती रहती है। लिन सफाई देती है कि इस बार उसकी गलती नहीं थी, उस आदमी ने पहले उसके साथ गलत किया था। लेकिन ताओ की माँ उसे ही सुनाने लगती है। लिन नोटिस करती है कि ताओ को सिर्फ शादी की प्लानिंग की ही फिक्र है, वो उसके लिए खड़ा भी नहीं हुआ। ताओ की माँ कहती है कि लिन ताओ के लायक नहीं है, क्योंकि ताओ एजुकेटेड है और उसकी अच्छी जॉब है, जबकि लिन का कोई क्लास नहीं है। इसी बीच ताओ पूछता है कि हनीमून में कहाँ जाना है। गुस्से में लिन कहती है कि वो अकेला ही चला जाए। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। लिन घर पर होती है और क्षु यान को मैसेज करती है, लेकिन सच नहीं बताती। फिर अपने माता पिता से कहती है कि उसे जॉब के काम से कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाना है। उसके माता पिता कहते हैं कि उसे ताओ से परमिशन लेनी चाहिए। ताओ का नाम सुनते ही लिन का मूड बिगड़ जाता है, लेकिन वो हाँ कह देती है। इसके बाद क्षु यान को दिखाया जाता है। ह्यूएन उसे कंपनी डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन क्षु यान कहती है कि आज उसे हाओमिंग के साथ डिनर पर जाना है। ह्यूएन बाय कहकर चली जाती है। तभी कोई क्षु यान को उसके पुराने नाम से बुलाता है। क्षु यान देखती है कि वह लिन है। क्षु यान उससे वहां आने की वजह पूछती है। लिन बताती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है और यहाँ जॉब के लिए आई है। वो क्षु यान के साथ उसके घर में रहना चाहती है। क्षु यान पूछती है कि क्या उसने मम्मी पापा को बताया है। लिन मना कर देती है। लिन क्षु यान से कहती है कि उसे घर लेकर चले। तभी वहां हाओमिंग आ जाता है। क्षु यान को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो हाओमिंग को लिन से मिलवाती है और कहती है कि लिन उसकी कजिन है। लिन को समझ नहीं आता कि क्षु यान ने झूठ क्यों बोला। क्षु यान हाओमिंग से कहती है कि वो लिन को होटल में छोड़कर बाद में उससे मिलने आएगी। हाओमिंग मान जाता है। हाओमिंग के जाने के बाद लिन पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। क्षु यान उसे होटल लेकर जाती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड रिच है, इसलिए वो अपनी असली बहन को उसके सामने नहीं ला सकती। उसकी असली फैमिली सिर्फ उसकी ग्रैंडमा है। क्षु यान कहती है कि उसने अपना नाम भी बदल लिया है। लिन को जो करना है करे, लेकिन उसकी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। ये कहकर क्षु यान वहां से चली जाती है और लिन को कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद क्षु यान अपने बचपन को याद करती है, जब कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे थे। तभी लिन आकर उसे बचा लेती है। फिर वो अपने माता पिता और ग्रैंडमा की बातें याद करती है। उसके माता पिता उसे वापस लेने आए थे। वे उसे स्कूल में दाखिला कराने वाले थे। ग्रैंडमा कहती है कि उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए जब लिन को जन्म देने के बाद माँ की सेहत ठीक नहीं थी, तब भी उन्होंने फिर से कंसीव किया। इसी वजह से क्षु यान को हार्ट डिजीज हो गया। ग्रैंडमा उन्हें ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन माता पिता बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। आखिरकार ग्रैंडमा मान जाती है। ग्रैंडमा क्षु यान का सामान पैक करते हुए कहती है कि अब उसे अपना काम खुद करना होगा। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वो वापस आ सकती है। क्षु यान रोने लगती है, क्योंकि वो ग्रैंडमा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद क्षु यान अपने माता पिता के साथ चली जाती है। वहां भी वो अपना काम खुद करती है, जबकि लिन कुछ नहीं करती। एक दिन उनकी माँ गैस ऑन करके कहीं चली जाती है। गैस की वजह से लिन और क्षु यान दोनों बेहोश हो जाते हैं। उनके पापा घर आकर तुरंत गैस बंद करते हैं और सिर्फ लिन को बाहर लेकर आते हैं और रोने लगते हैं। लिन की माँ जब लौटती है तो देखती है कि लिन बेहोश है। तभी उसे याद आता है कि क्षु यान भी अंदर है। वो तुरंत क्षु यान को निकालती है। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है।
लेकिन सब क्षु यान की बजाय सिर्फ लिन की ही ज्यादा केयर करते हैं। जैसे जैसे लिन बड़ी होती है, क्षु यान का बर्थडे आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे छोड़कर लिन की किसी लड़ाई को सुलझाने चले जाते हैं। उन्हें क्षु यान का बर्थडे याद भी नहीं रहता। क्षु यान अकेली बैठी रहती है। जब देर रात वे वापस आते हैं, तब भी वे सिर्फ लिन के खाने की चिंता करते हैं। क्षु यान बहुत दुखी होती है। जब क्षु यान 18 साल की होती है और उसने हाई स्कूल में टॉप किया होता है, उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है, लेकिन उसके पापा टीचर से कहते हैं कि वे क्षु यान को आगे पढ़ने नहीं देंगे। क्षु यान गुस्से में अपने पापा से पूछती है कि उन्होंने बिना उसकी मर्जी पूछे ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पापा वहां से चले जाते हैं। क्षु यान उन्हें रोककर पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि उनके पास जो पैसे हैं, उससे वे सिर्फ लिन को ही कॉलेज भेज सकते हैं। क्षु यान के लिए वे कोई अच्छी जॉब ढूंढ देंगे। क्षु यान ये सुनकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने हमेशा उनकी बातें मानी, लेकिन उन्होंने हमेशा लिन को ही चुना। वे उसके पेरेंट्स बनने के काबिल ही नहीं है। उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं। क्षु यान गुस्से में वहां से भाग जाती है। वो अपनी ग्रैंडमा के पास आती है और बहुत रोती है। प्रेजेंट में क्षु यान हाओमिंग से मिलने उसके प्लांट स्टूडियो जाती है। हाओमिंग उसे एक प्लांट दिखाता है जो अब फूल देने वाला है और उसके बाद मर जाएगा, क्योंकि ये प्लांट अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही फूल देता है। क्षु यान को अपने पास्ट की बातें याद आती है और वो इमोशन हो जाती है। हाओमिंग को लगता है कि वो प्लांट के लिए दुखी है। हाओमिंग कहता है कि इस प्लांट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्षु यान भी कहती है कि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, और यही इस एपिसोड का अंत होता है। एपिसोड की शुरुआत में हाओमिंग शु यान से लिन के बारे में पूछने लगता है। शु यान कहती है कि वो उसकी दूर की रिश्तेदार है। हाओमिंग पूछता है क्या वो लिन को उनकी शादी में इनवाइट नहीं करेगी। शु यान कहती है कि उसके साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हाओमिंग मान जाता है। फिर सीन कट होकर लिन पर आता है। वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी थी और उसने शु यान को पैसे भी वापस भेज दिए थे। उसे लगा था कि शु यान उसे कॉल करेगी, लेकिन शु यान ने उसका मैसेज इग्नोर कर दिया था। ताओ लिन को लगातार टेक्स्ट करके सॉरी बोल रहा था, लेकिन लिन ने उसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद ताओ लिन के पेरेंट्स से मिलने जाता है। मी कियाओ और मिसेस कियाओ ताओ को देखकर उसका स्वागत करने लगते हैं, लेकिन ताओ उन्हें बताता है कि लिन ने उसकी एंगेजमेंट तोड़ दी है और अब वो उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रही। वो पूछता है कि वो कहाँ है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और बताते हैं कि लिन अपने ट्रेनिंग के लिए जिंगजो सिटी गई है। ताओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद दोनों लिन को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। मिसेस कियाओ कहती है कि शायद वो शु यान के साथ होगी। फिर मिस्टर कियाओ शु यान को कॉल करते हैं। शु यान उस समय अपने नकली माँ बाप के साथ थी और उन्हें समझा रही थी कि वो अब शादी के प्लान्स के लिए हाओमिंग और उसके परिवार से मिलने वाली है। तभी मिस्टर कियाओ का कॉल देखकर वो भी फोन रिसीव नहीं करती। मिस्टर कियाओ कहते हैं कि दोनों ही उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए अब वो जिंगजो सिटी जाएंगे और वहीं उनसे मिलेंगे। उधर शु यान हाओमिंग के पेरेंट्स के साथ बैठी थी। सब लोग मिलकर शादी के प्लान्स डिसाइड कर रहे थे। तभी वहां उसके असली माँ बाप आ जाते हैं। शु यान उन्हें देखकर चौंक जाती है। उसके असली पेरेंट्स भी उसे पहचान लेते हैं और उसके पास आ जाते हैं। वो आकर कहते हैं कि वो उसकी बहन से मिलने आए हैं। मिसेस शेन उनसे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बताते हैं कि वो शु यान के असली पेरेंट्स हैं। ये सुनते ही सब लोग शु यान को फ्रॉड कहने लगते हैं। हाओमिंग भी उसे छोड़कर चला जाता है। फिर अचानक शु यान होश में आती है और समझती है कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो जल्दी जल्दी वहां से जाने की कोशिश कर रही थी। तभी हाओमिंग बोलता है कि उनके एक अंकल शादी के लिए यहाँ आने वाले हैं और उन्हें पिक करने जाना होगा। इसलिए हाओमिंग अपने पेरेंट्स के साथ जल्दी निकल जाता है और तभी उसके असली पेरेंट्स आकर शु यान से मिलने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो मिस्टर शेन को कैसे जानती है। शु यान के नकली पेरेंट्स भी पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। असली पेरेंट्स बताते हैं कि वो शु यान के असली माँ बाप है। ये सुनकर नकली पेरेंट्स भी चौंक जाते हैं। नकली पेरेंट्स कहते हैं कि वो तो शु यान के वेडिंग प्लानर हैं और शु यान हाओमिंग से शादी करने वाली है। ये सुनकर उसके असली माँ बाप दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया। शु यान कहती है कि उसकी फैमिली सिर्फ उसकी ग्रैंडमा है और वो उन्हें अपनी शादी में इनवाइट नहीं करना चाहती। ये सुनकर उसके माँ बाप उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन शु यान शांति से कहती है कि वो उन्हें लिन का एड्रेस भेज देगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके असली पेरेंट्स लिन से मिलने आते हैं। लिन उस समय एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहती थी, जहां उसके साथ 2 और अजीब सी लड़कियां भी रहती थी। लिन के माँ बाप उसे कहते हैं कि ताओ के परिवार ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो बिना बताए यहाँ कैसे आ गई। उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है जिससे वो जॉब कर पाए। लिन कहती है कि वो कुछ भी करके यहाँ रह लेगी। उसके डैड कहते हैं कि शु यान शादी कर रही है, लेकिन उसने उन्हें इनवाइट करने से मना कर दिया है।
उसके पास अब अमीर बॉयफ्रेंड है और वो बदल चुकी है। ये सुनकर लिन हैरान रह जाती है। लिन के डैड उसे वापस पढ़ाई करने को कहते हैं, लेकिन लिन मना कर देती है। डैड कहते हैं कि उन्होंने शू यान को पढ़ाई के लिए रोका था, सिर्फ इसलिए ताकि लिन पढ़ सके। लिन कहती है कि इसका इल्जाम उस पर न डालें, ये तो उनकी अपनी मर्जी थी। लेकिन लिन ये फैसला करती है कि वो शू यान से मिलने जाएगी। अगले दिन लिन शू यान के घर के बाहर खड़ी होती है। वहाँ उसके नकली पेरेंट्स भी आ जाते हैं और लिन से कहते हैं कि ये उनकी बेटी का घर है। लिन शॉक्ड हो जाती है। तभी शू यान शॉपिंग करके लौटती है। फिर लिन को सब सच्चाई बतानी पड़ती है। लिन उस पर गुस्सा करती है कि ये सब झूठ बोलकर वो खुद को ही मुसीबत में डाल रही है। शू यान कहती है कि झूठ बोलकर उसे सब कुछ मिल रहा है जो सच बोलकर कभी नहीं मिला, और अगर लिन चाहती है तो जाकर हाओमिंग को सब बता सकती है। लिन कहती है कि उसे शू यान की पर्सनल चीजों से कोई मतलब नहीं है और वो भी देखेगी कि शू यान इस झूठ को कहां तक लेकर जाती है। बाद में शू यान अकेली बैठी थी और लिन की बातें सोच रही थी। तभी हाओमिंग का कॉल आता है। वो गेस्ट लिस्ट के बारे में पूछता है जिसमें सिर्फ 4 लोग ही थे। शू यान कहती है कि उसके इतने रिश्तेदार नहीं है और जो है उनसे कोई खास कनेक्शन नहीं है। हाओमिंग उसकी ग्रैंडमा से मिलने की बात करता है। शू यान कहती है कि वो उनसे मिलने जाएगी, लेकिन हाओमिंग को मना करती है कि वो ना आए क्योंकि वो बिजी होगा। हाओमिंग मान जाता है। इसके बाद शू यान को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि उसके डैड उसकी शादी अटेंड करना चाहते हैं और प्लीज उन्हें इनवाइट कर ले, लेकिन शू यान कॉल काट देती है। फिर शू यान अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंचती है। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ में डिनर बनाते हैं। शू यान अपनी शादी की बात बताती है। ग्रैंडमा भी बहुत खुश होती है और शादी के प्लान्स बनाने लगती है, लेकिन शू यान कहती है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो शादी में नहीं आ सकती। ग्रैंडमा सब समझ जाती है और खुद ही बोल देती है कि हाँ, उनके पैरों में दर्द है, वो शादी में नहीं आएंगी। शू यान उदास हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। शू यान ग्रैंडमा से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को शादी में नहीं बुलाएगी और रिक्वेस्ट करती है कि वो शादी में कोई तमाशा न करे। ग्रैंडमा कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को वहां जाने ही नहीं देंगी और शू यान अपनी शादी अच्छे से एंजॉय करेगी। फिर शू यान फ्रिज में कुछ सामान रखने जाती है। वो देखती है कि ग्रैंडमा ने उसके लिए ढेर सारे शरबत बनाकर रखे हैं। ये देखकर शू यान रोने लगती है। ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है कि वो न रोए। शू यान कहती है कि वो इतने दिनों से यहाँ नहीं आई, फिर भी ग्रैंडमा ने उसके लिए इतना सब कुछ बनाया है। शू यान ग्रैंडमा से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही उन्हें जिंगजो सिटी ले आएगी और उन्हें अच्छी जिंदगी देगी। इसके बाद शू यान वापस जिंगजो जाने के लिए बस में बैठी होती है। उसे अपना पास्ट याद आता है। जब उसने ग्रेजुएशन पास किया था और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, तब ग्रैंडमा ने अपनी सारी सेविंग्स उसे दे दी थी। उन्होंने शू यान के लिए बहुत कुछ किया। शू यान जब जिंगजो में रहती थी तो ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब्स करती थी और ग्रैंडमा को पैसे भी भेजती थी। पैसे सेव करने के लिए वो टैक्सी छोड़कर ठंड में बस के लिए इंतजार करती थी। वर्तमान में शू यान हाओमिंग के साथ होती है। हाओमिंग उसे रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। शू यान स्माइल करती है। फिर सीन कट होकर हाओमिंग के ऑफिस पर आता है। वहाँ एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन करती है जिसका नाम फेंग ली होता है। वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। ऑफिस खत्म होने के बाद हाओमिंग उससे मिलने जाता है और पता चलता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और लंदन में भी साथ थे। फेंग ली कहती है कि वो हाओमिंग को बहुत मिस कर रही थी और उससे मिलने के लिए ही उसने उसकी कंपनी ज्वाइन की है। ये सब बातें शू यान भी देख रही होती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। लेकिन उनके पास नहीं जाती। वो सिर्फ हाओमिंग को टेक्स्ट करती है कि वो नीचे उसका इंतजार कर रही है। हाओमिंग जब उसका मैसेज देखता है तभी फेंग ली उसकी शादी के बारे में बात करती है। ये सुनकर फेंग ली हैरान रह जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हाओमिंग शादीशुदा होने वाला है। हाओमिंग वहां से निकलकर शू यान के पास चला जाता है। अगले सीन में शू यान एक कुकिंग क्लास ज्वाइन करती है। वहीं उसे फेंग ली भी खाना बनाते हुए दिखती है। शू यान उसके पास जाकर कहती है कि उसने उसे जिंदा कंपनी में देखा था। फेंग ली कहती है कि उसने तो कभी शू यान को नहीं देखा। तब शू यान मुस्कुराकर बताती है कि वो हाओमिंग की फियांसी है। ये सुनते ही फेंग ली की मुस्कान गायब हो जाती है। फिर शू यान उसे लंच के लिए साथ चलने का न्योता देती है। फेंग ली मान जाती है और दोनों साथ में लंच करती है। लंच के दौरान फेंग ली बताती है कि लंदन में हाओमिंग उसका बहुत ख्याल रखता था। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उनके परिवार भी बहुत करीब है। शू यान हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि हाओमिंग फेंग ली की देखभाल एक बहन की तरह करता है और वो भी उससे दोस्ती करना चाहती है। फेंग ली हंसकर बोलती है कि वो शू यान की ब्राइड्समेड बनना चाहती है। शू यान खुशी से हाँ बोल देती है। फिर उनकी शादी का दिन आता है। हाओमिंग और शू यान की शादी हो जाती है। सब खुश दिखते हैं, लेकिन फेंग ली उन्हें साथ देखकर उतनी खुश नहीं होती।
शाम को रिसेप्शन डिनर के दौरान हाओमिंग और शू यान मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं। तभी वहां एक राइटर अपनी पत्नी के साथ होटल में आता है। वो मिस्टर शू होते हैं, जो कि शू यान की क्लासमेट जिया के पिता है। उन्होंने ही कभी शू यान को ऑटोग्राफ दिया था। जब वो हॉल में शू यान और हाओमिंग की शादी की फोटो देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वो शू यान के पास आते हैं। शू यान उन्हें देखकर घबरा जाती है। तभी हाओमिंग और शू यान के नकली पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। मिस्टर शू कहते हैं कि वो कुछ समय के लिए अपने होम टाउन आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ शू यान की शादी हो रही है। शू यान के नकली पिता तुरंत बात संभालते हुए उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लेते हैं। शू यान उन्हें घूरकर देखने लगती है, जैसे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। हाओमिंग और शू यान सबके साथ डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन शू यान का ध्यान सिर्फ मिस्टर शू पर होता है। हाओमिंग कहता है कि वहां उनके कुछ गेस्ट आए हैं, तो शू यान को वहां जाना चाहिए। शू यान जैसे ही आगे बढ़ती है, मिस्टर शेन को पता चलता है कि मिस्टर शू भी शूचिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो शू यान के पिता से कहते हैं कि उन्होंने भी एक किताब लिखी है। तभी शू यान वहां आ जाती है और अपनी नकली माँ को इशारा करती है कि जल्दी कुछ करे। शू यान सबका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करती है और उसी बीच उसके नकली पिता जानबूझकर मिस्टर शू के कोट पर वाइन गिरा देते हैं। शू यान तुरंत उन्हें वॉशरूम ले जाने लगती है। मिस्टर शू कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और शू यान को राहत की सांस मिलती है। दूसरी ओर हाओमिंग अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और फेंग ली को सबसे मिलवाता है। वो मजाक में कहता है कि फेंग ली सिंगल है, कोई चाहे तो उसे डेट करने की कोशिश कर सकता है। ये सुनकर फेंग ली को बहुत गुस्सा आता है। सब लोग उसका वेचेट आईडी मांगने लगते हैं। तभी वहां एक और लड़का आता है, हान, जो जिंदा कंपनी में ही काम करता है। वो भी फेंग ली से उसका वेचेट आईडी लेता है। अगले सीन में हाओमिंग अपने कमरे में होता है। शू यान सो चुकी होती है। तभी उसे फेंग ली का मैसेज आता है, मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, मैं स्विमिंग पूल में हूँ, प्लीज जल्दी आओ। हाओमिंग तुरंत वहां पहुंचता है और कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए। फेंग ली नशे में कहती है कि वो लंदन से सिर्फ हाओमिंग के लिए आई है और शू यान एक स्कैमर है। वो कहती है कि वो सच में उससे प्यार करती है। हाओमिंग उसका हाथ झटक देता है और बोलता है, आज मेरी वेडिंग नाइट है, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। ये सारी बातें शू यान सुन रही होती है। अगले दिन शू यान और हाओमिंग अपने हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं। वहां फेंग ली आती है और शू यान से कहती है कि जिस जगह वो जा रही है वहां वो और हाओमिंग पहले भी साथ जा चुके हैं। शू यान शांत स्वर में कहती है, अच्छी बात है, वैसे कल रात तुम्हें घर जाने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? सुना है तुम पूल में डूबने वाली थी। ये सुनकर फेंग ली समझ जाती है कि शू यान ने कल रात उसे और हाओमिंग को देख लिया था। वो चुप हो जाती है। फिर शू यान और हाओमिंग अपने हनीमून पर पहुंचते हैं और दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। वापस लौटने पर ऑफिस में फेंग ली और हान एक साथ दिखते हैं। हाओमिंग कहता है कि हान बहुत अच्छा लड़का है और दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। शू यान मुस्कुरा देती है। हाओमिंग शू यान से कहता है कि वो उसकी दादी से मिलने गांव जाना चाहता है। शू यान मना नहीं कर पाती और दोनों वहां पहुंच जाते हैं। गांव में दादी हाओमिंग से मिलकर बहुत खुश होती है। वो उनके लिए खुद खाना बना रही होती है। हाओमिंग पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्यों रहती है, वो शू यान के माता पिता के साथ क्यों नहीं जाती। लेकिन तभी शू यान आ जाती है और कहती है कि उसे शादी की फोटो लगाने में हाओमिंग की मदद चाहिए। हाओमिंग तुरंत उसके साथ चला जाता है। रात को शू यान अपनी दादी के साथ सोने आती है। दादी कहती है कि उसे हाओमिंग के साथ जाकर सोना चाहिए, लेकिन शू यान कहती है कि वो यहीं उनके साथ रहेगी। दादी फिर प्यार से कहती है कि उसके पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, वो एक बार जाकर उनसे मिल ले, अगर चाहे तो वो साथ चलेंगी। शू यान कोई जवाब नहीं देती। दादी चुप हो जाती है। सुबह सुबह दादी बाजार जाने निकलती है। हाओमिंग भी बाहर होता है और कहता है कि वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। फिर वो दादी के साथ बाजार तक चलता है। हाओमिंग रास्ते में दादी से कहता है कि वो उनके साथ जिंगजो सिटी चले, लेकिन दादी कहती है कि उन्हें गांव में ही रहना अच्छा लगता है, शहर में वो असहज महसूस करेंगी। वो कहती है कि अब उन्हें शू यान की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हाओमिंग बहुत अच्छा है। वो हाओमिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो कभी भी शू यान को चोट ना पहुंचाए। हाओमिंग वादा करता है। दूसरी ओर शू यान के पिता के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहां सिर्फ एक लिफाफा पड़ा होता है। उसमें एक कार्ड और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, ये कुछ पैसे हैं आपके इलाज के लिए और इसका पासवर्ड लिन का बर्थडे है। वो ये पढ़कर हैरान रह जाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। फिर सीन बदलता है। हाओमिंग और शू यान शहर वापस आ चुके होते हैं। हाओमिंग शू यान को एक खूबसूरत विला दिखाने ले जाता है। शू यान सोचती है कि शायद हाओमिंग नया घर बना रहा है, लेकिन हाओमिंग कहता है कि ये विला उसने शू यान के लिए खरीदा है। वो कहता है, अब ये जगह तुम्हारा स्टूडियो होगा,
यहाँ बहुत सारे गेस्ट आएंगे, तुम यहाँ कुकिंग शो कर सकती हो और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी भी। इससे तुम्हारे न्यूज एंकर बनने के चांस और बढ़ जाएंगे। शू यान खुश होकर हाँ कहती है। फिर वो दीवार पर कुछ बच्चों की ऊंचाइयां लिखी हुई देखती है। हाओमिंग कहता है शायद पहले वाले मालिक के बच्चों की होंगी। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि उसके पापा भी हर साल उसकी हाइट मापा करते थे। शू यान ये सुनकर अपने बचपन को याद करती है। उसके माता पिता ने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया। वो तो हमेशा लिन की हाइट मापते थे और वो बस चुपचाप देखती रहती थी। हाओमिंग उसे उदास देखकर कहता है, आओ अब मैं तुम्हारी हाइट मापता हूँ। वो शू यान को सीधा खड़ा करता है और उसकी लिपस्टिक से दीवार पर उसकी हाइट और डेट लिख देता है। शू यान भावुक हो जाती है और हाओमिंग को किस करती है और यही एपिसोड खत्म होता है।